कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। तुमने अपने घर में ऐसा क्यों बोला कि मैंने तुम्हारी बर्थडे पार्टी पर ऑर्गेनाइज की थी? ये तो सरासर झूठ है ना। क्यों बोला तुमने? मुझे तो तुम्हारा बर्थडे याद तक नहीं। इनफैक्ट मनाऊंगा भी कैसे जब मुझे पता ही नहीं कुछ। असीम गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाते हुए एक नज़र हिना की तरफ देखकर बोला था, जो चुपचाप खामोश बैठी गाड़ी की खिड़की से झांक रही थी। अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो मेरे घर वालों को दुख होता कि मेरे शौहर को मेरे बारे में इतना भी नहीं पता। हिना ने असीम की तरफ देखते हुए अपनी मायूस मध्यम आवाज में कहा और वापस चेहरा फेर कर बाहर देखने लगी। सुहेल से इतना क्लोज मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको तो मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, आपने ही बोला। असीम की बात पर हिना उसी आहिस्तगी से बोली और असीम चुप रह गया। मुझे तुम्हारा बर्थडे या तुम सच में कुछ भी नहीं पता हिना सिद्दीकी। जानती हूँ मैं। क्या जानती हूँ? यही कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, न ही मैं आपकी जिंदगी में कोई मायने रखती हूँ। हिना ने बगैर असीम की तरफ देखे अपनी उसी भरी भरी उदास आवाज में कहा और खिड़की के बाहर सुन्न आंखों से जाने क्या ढूंढती रही, जबकि हिना की मायूसी पर असीम अब चुप होकर रह गया था। थोड़ी देर गाड़ी में उसी तरह सन्नाटा रहा, फिर असीम ने पूछा, एनीवे कब आता है? क्या वो मनहूस काला दिन जिस दिन तुम मुझे बर्बाद करने के लिए पैदा हुई थी? जी सही कहा आपने, मैं वाकई मनहूस हूँ और मेरा बर्थडे का दिन भी मनहूस ही रहा होगा, पर मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, हिना ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में भरे आंसू टूटकर उसके गालों पर बिखरते इससे पहले ही उसने अपने दुपट्टे के आंचल से आंखों समेत अपना पूरा चेहरा साफ कर लिया। हिना की उस मायूस दर्द भरी आवाज पर असीम छेप गया, क्योंकि इस बार आज तो वो बस बेध्यानी से फ्लो फ्लो में ही बोल गया था। आज उसका मकसद हिना को ताना मारने का नहीं था। असीम ने कुड़कर अपने ही बाल खींच डाले कि उसने ये क्या बोला। जब मैं अपने घर पर थी, मेरा मतलब है मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हर साल मुझे मेरे बर्थडे पर मेरे घर वाले बहुत सारे सरप्राइजेस और बहुत सारे तोहफे देते थे। हिना आंखों की चमक से बोली। अच्छा, और तुम खुश हो जाती थी, राइट? जी। तो फिर किसे पसंद नहीं? जब कोई हमारे बारे में इतना सोचे तो। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब कोई अपना मेरे साथ मेरी खुशियों में शामिल होता, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देता। हिना वापस धीरे धीरे चेहरे पर चमक और बनावटी मुस्कान लिए बोल रही थी, जब असीम ने एक चोर नजर उसके चेहरे पर डाली और चुपचाप खामोश रखकर उसकी बातें सुनने लगा। आपको पता है असीम, जिस दिन इबा का बर्थडे था उसी दिन मेरा भी बर्थडे था। सुबह ही मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बहुत सारी विशेष दी और आपकी अम्मी ने भी मुझे विश किया। उन्होंने तो तोहफे देकर मुंह भी मीठा करवाया था मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन उस दिन तुम्हारा बर्थडे था? जी। और वो मेरा पहला बर्थडे था जिस दिन मैं ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि कोई भी अपना मेरे साथ नहीं था, ना ही मुझे मिस करने के लिए और ना ही मेरे साथ सेलिब्रेट के लिए। हिना गमजदा सी बोल रही थी और असीम जैसी गिल्टी में सर झुकाए रह गया। कितना शर्मिंदगी हो रही थी असीम को ये सोच कर कि वो वही दिन था जिस दिन उसने हिना को उसकी औकात का ताना दिया था। कितना कोसा था उसे। आप क्या सोच रहे हैं? हिना ने असीम को चुपचाप अपनी तरफ देखता पाकर धीरे से पूछा, तो असीम ने ना में सिर हिला दिया। तुमने बताया नहीं था तो भला कैसे कोई विश करता तुम्हें वो दिन? असीम ने जैसे बात बनाई थी। नहीं तो सबने मुझे विश किया था, आपके घर के सारे सर्वेंट ने भी। तो फिर मेरा मतलब आपसे। असीम ने सवालिया नजरों से हिना को देखा था, तो हिना मलाल भरी नजरों से बेझिझक पर बेचैन होकर बोली, जिस पर असीम चुप रह गए। मेरा बर्थडे था उसी दिन आपकी इवा का भी। और आप जो गिफ्ट इवा को देने के लिए लाए थे, जब मैं बाथरूम से नहा कर आई तो उसको मिरर के सामने रख कर देखा था, खुश हो गई थी। मैं उस वक्त ये सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि शायद वो तोहफा तोहफा मेरे लिए है, और मैंने वो ब्रेसलेट पहन लिया जो आपको अच्छा नहीं लगा था। आई एम सॉरी असीम, मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता नहीं था, मैं समझ नहीं पाई कि वो इवा के लिए है, मेरे लिए नहीं। बोलते हुए हिना की आंखें और आवाज दोनों जैसे आंसुओं और तकलीफ की शिद्दत में रूंध गई, और जैसे उससे कुछ बोला नहीं गया।
आवाज दब गई तो उसकी सिसकी निकल गई। हिना सिसक सिसक कर रोने लगी और असीम इस बार और भी ज्यादा शर्मिंदगी के घेरे में घिर गया। उसे अपने वजूद से घिन सी महसूस हुई थी। मैंने इसे नफरत में डांटा। वो दिन इसका खुशी का दिन था और इसके बर्थडे वाले दिन ही इस पर हाथ उठाया। मैंने भले ही थप्पड़ नहीं मारा तो क्या, लेकिन मेरा हाथ उठाना ही काफी था। शिट। असीम अपने आप में ही बोलता हुआ जितना सोच रहा था उतना ही शर्मिंदगी और अपने ऊपर गुस्से में तड़प रहा था। वो अपने होठों को दांतों तले सख्ती से दबाए बैठा रहा, पर इस बार उसकी आंखें बिना उसकी इजाजत बेख्तियार भर आई थी। बर्थडे वाले दिन लोग खुशियां देते हैं और मैंने इसे आंसू दिए, रुला दिया। इसको नहीं कुछ दे सकता हूं तो क्या इसे छीनने का हक है मुझे? गॉड, मैंने इतना कैसे गिर सकता हूँ? यही सोच जैसे असीम को खाए जा रही थी। फलक अपने कमरे में अरमान के कपड़े प्रेस कर रही थी जब अरमान दौड़ता हुआ आकर फलक से लिपट गया। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हुआ मेरा बच्चा? फलक ने जल्दी से प्रेस अलग रखी और अरमान को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। मेरे बाबू को क्या हुआ? मम्मा, क्या आप मुझे छोड़कर दूर चली जाओगी क्या? अरमान ने प्यार से मासूमियत में पूछा तो फलक उसे अपनी गोद में लिए बेड की तरफ चली आई और पैर लटकाकर बेड पर बैठते हुए अरमान को गोद में भर लिया। नहीं तो, तुमसे ऐसा किसने कहा? और मम्मा भला अपने अरमान को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? नहीं मम्मा, जब आपकी शादी हो जाएगी तब तो आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी ना, कहीं और। अरमान की इस बात पर फलक का दिल जैसे फटा जा रहा था। उसने जल्दी से अरमान को अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, मम्मा तुमको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कहीं नहीं। फिर दादी क्यों कह रही थी कि जब आपकी शादी हो जाएगी और आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा दादा दादी के साथ, और उसके बाद मुझे मेरे मामू के पास भेज देंगे? अम्मी भला बच्चों के सामने ऐसा कैसे बोल सकती हैं? फलक को हैरत हुई थी। उसने धीरे से अरमान का चेहरा ऊपर किया और उसकी परेशानी को चूमते हुए पूछा, ये सारी बात तुमसे किसने कही? दादी ने बोला क्या बाबू? नहीं मम्मा, मुझसे किसी ने नहीं कहा। तो अभी दादी और दादू बात कर रहे थे, तब मैंने सुना। उन्होंने बोला कि नानी ने आपका रिश्ता भेजा है और अगर आपकी शादी हो गई तो आप चली जाएंगी, फिर मैं मामू के पास रहूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरी जान। पलक की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने अरमान को अपने सीने से लगा लिया। कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं करूंगी। अम्मी, मैंने आप लोगों की बात जरूर मानी है, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी कि मेरा बच्चा मुझसे दूर रहेगा। शादी हो या ना हो, लेकिन अरमान मेरे पास ही रहेगा। पलक अपनी सोचों में गुम थी जबकि उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा आतिफ अरमान और फलक को देख रहा था। उसकी भी आंखें भर आई थी अरमान की उन मासूम और बेचैनी भरी बातों को, तड़प को महसूस कर। नहीं फलक, तुम्हें तुम्हारे बच्चे से कोई दूर नहीं कर पाएगा। दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं बना है, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके लिए तुम्हें तुम्हारे बच्चे से दूर किया जाए। तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से कभी दूर नहीं होने दूंगा। आतिफ ने अपने आप में दृढ़ता से सोचा और वहां से चला गया, जबकि फलक उसी तरह अरमान को अपनी गोद में लिए बेड पर बैठी आंखों में नमी समेटे अपनी सोचों में खोई रही। हिना और आयशा आपस में यूं ही बातें कर रही थी जब आतिफ और सना एक साथ हंसते हुए आयशा उनके घर में दाखिल हुई, जिन्हें देखते ही हिना खुश हो गई और जल्दी से उठकर उनकी तरफ आ गई। वाह आतिफ भाई आप! हिना चहक कर बोली थी। वो हमेशा से आतिफ को अपना भाई मानती आई थी और आतिफ को भी हिना को पाकर एक बहन की कमी पूरी होने सी लगती थी। हाँ भाई, मैंने सोचा मेरी बहन और प्यारी सी भाभी तुम मुझसे मिलने आएंगी नहीं, क्यों ना मैं ही उनसे मिल जाऊं। आतिफ ने भी हंसते हुए कहा और आयशा की तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आतिफ, आओ बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। आयशा ने आतिफ के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर कहा, मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ आंटी। अल्लाह करे ऐसे ठीक रहो बेटा। अम्मी, सना अपी भी आई हैं। हिना खुश दिली से सना के सामने खड़ी जैसे झूम रही थी। वो आयशा और आतिफ को देखते हुए हंसकर बोली और वापस सना की तरफ देखने लगी। सना आपकी, आप कैसी हैं? आपको पता है, मैं आज आपको बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। हाय अल्लाह, आप कितनी प्यारी हैं। पागल है ये। आयशा ने हिना की उस भोली सी बात और खुशी पर अपने आप पैसे पास बैठे आतिफ से कहा तो वो भी मुस्कुराता रहा। पागल नहीं आंटी, जो खुद दिल का साफ होता है उसे सब अच्छा ही दिखता है। हाँ हिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? नहीं, मैंने तो बस यूं ही फ्लो फ्लो में बोला, पर अब भी आप वाकई प्लीज, ये तुम मुझे अब भी क्यों बोल रही हो? सना ने थोड़ा इतराते हुए हिना को बीच में टोका था। तो हिना ना समझ से उसे देखती रहेगी। तो फिर मैं आतिफ की होने वाली वाइफ हूँ, तो तुम मुझे भाभी कह सकती हो। सना ने जल्दी से कहा। तो हिना समेत आयशा और आतिफ भी खुश हो गए, जो सना के सस्पेंस पर सांसें रोके बैठे थे। मैंने सोचा अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई हो क्या? हिना दिल पर हाथ रख के राहत से बोली। अरे नहीं, तुम भला कोई गलती कर सकती हो क्या? कितनी प्यारी जो हो। थैंक यू भाभी, आइए बैठिए ना। हिना ने सना का हाथ पकड़कर वहीं आतिफ और आयशा के पास दूसरे सोफे पर बैठा दिया। कैसी हैं आप आंटी? सना अब आयशा की तरफ देख रही थी। मैं तो ठीक हूँ सना, लेकिन कभी कभी मेरे घर के चक्कर लगा लिया करो बेटा। जब से तुम्हारी मंगनी हुई है, तुम तो इधर आना ही भूल गई। आयशा ने सना के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। अरे नहीं आंटी, बस ऐसे ही ज्यादा आना जाना नहीं रहता है कहीं मेरा तो बस। वैसे अभी मैंने ही आतिफ को बोला था यहाँ आने को। सना झूठ तो मत बोलो, तुमने नहीं बोला था। मैंने बोला था कि असीम के घर चलते हैं, जब तुम घूमने जाने को बोल रही थी। आतिफ ने काफी मासूमियत से सना की बात काटते हुए कहा। तो सना उसे घूर कर रह गई, जबकि आयशा हंसने लगी थी। कोई बात नहीं बेटा, किसी ने भी बोला हो, लेकिन तुम लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे आंटी असीम कहाँ है? आतिफ ने पूछा। अरे हाँ, कहाँ है असीम? आज तो हम सबसे मिलकर ही जाएंगे। क्यों आतिफ? इस बार सना ने कहा। वहीं हिना की नजरें नीचे थी, वो चुपचाप बैठी रही। हिना, असीम कहाँ है बेटा? अम्मी, वो कमरे में है। अभी नीचे कहाँ आए हैं? ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे शायद, आयशा ने पूछा। तो हिना उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा। क्या भाभी, हम लोग यहाँ उससे मिलने आए हैं इतनी सुबह सुबह, और वो कमीना अपने कमरे में बैठा है? जाकर बुलाइए ना अपने पतिदेव को। आतिफ ने शरारत से हिना को छेड़ते हुए कहा। और हिना तो वैसे ही हया से चुप थी असीम के नाम पर। हाय, आपकी शर्म, इसी पर तो फिदा हो गया है मेरा दोस्त, जो पागल हुआ रहता है हमेशा आपके लिए। आतिफ ने एक बार फिर से हिना को छेड़ा था, जब असीम अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरता हुआ वहीं चला आया। क्या बात है, आज मेरे घर इतने ऊंचे लोग आए हैं? असीम आतिफ और सना को देखकर खुश हो गया था। हाँ, हम गरीबों के यहाँ नहीं आते ज्यादा, लेकिन सोचा कि तेरे भाग खुल जाएंगे हम यहाँ कदम रखेंगे तो, बस इसीलिए चले आए तेरे घर, तुझ फकीर इंसान से मिलने। असीम ने शरारत से कहा। तो आतिफ ने भी उसे उसके अंदाज में जवाब दिया, और दोनों हंसते हुए गले मिलकर आमने सामने सोफे पर बैठ गए। आप खुद ही फकीर होंगे, मैं फकीर नहीं हूँ, तू फकीर है। आप सबसे बड़े फकीर हैं, और तू भिखमंगा फकीर। दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, और उनकी बातों पर सबको हंसी आ रही थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। हिना जैसे ही उठकर जाने लगी, सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वैसे हिना, यू आर सो गुड लुकिंग। यार, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ज्वाइन करती? तुमको तो मेक ओवर की भी जरूरत नहीं है, और ना ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुम इतनी प्रीटी हो कि तुमको तो। सना हिना का हाथ पकड़े अदा से इतराकर बोल रही थी, जबकि हिना उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। भाभी आप, अरे मेरा मतलब है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तो फिर ऐसे घर में बैठने से तो बेटर है तुम अपना एक मुकाम बनाओ। मैंने जब तुमको देखा था तभी तुम मुझे टॉप मॉडल्स का मात दे जाओगे ऐसी लगी थी, और अब तो माशाअल्लाह तुम और भी ज्यादा ग्लो कर रही हो हिना। बाय गॉड, तुम तो छा जाओगी यार। मैं, नहीं भाभी, मुझे पसंद नहीं है। हिना ने घबराते हुए असीम की तरफ देखा, जो उसे ही सर्द नजरों से देख रहा था, जिससे हिना और भी ज्यादा हड़बड़ा गई, और जल्दी जल्दी सना से बोली। भाभी, मैं कहाँ ये सब करूंगी, ये तो आपके लिए है। आप इतनी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हैं कि भला मैं कहाँ। हिना धीरे से बोलती हुई हल्का सा मुस्कुरा दी, और सना से अपना हाथ छुड़ा लिया। ऐसे कैसे नहीं? तुम्हारा ये ग्लो करता खूबसूरत सा फेस कम है क्या? भला यूं ही थोड़े नहीं, असीम जैसा बंदा तुम पर लट्टू बना घूम रहा है। जरा इसकी हालत तो देखिए, कब से तुमको ही देख रहा है, इतना फिदा हो चुका है तुम पर। जी जी भाभी, मैं, और क्या, तुम हो ही इतनी दिलकश कि असीम बेचारा अपना दिल हार बैठा है। सना ने इस बार हिना के बाद असीम को देखते हुए मजाकिया अंदाज से हंस कर कहा। तो असीम ने जल्दी से हिना पर से नजरें हटा ली। नहीं भाभी, मैं तो बस। असीम झूठ मत बोलो, कब से तुम अपनी वाइफ को ही देखे जा रहे हो, है ना हिना? भाभी, हिना सना से क्या बोले, उसे कुछ सूझ ही कहाँ रहा था असीम के सामने। सना, हिना भाभी को तुम्हारी बातें समझ नहीं आएगी, तुम प्लीज। क्यों? अतीब ने दबे लहजे में सना को चुप कराना चाहा था, पर सना बेपरवाह थी। अरे सना यार, क्योंकि ये बहुत छोटी है।
तो क्या मैं अब असीम का नाम लेकर इसे छेड़ भी नहीं सकती? तुम भी तो अभी इसे छेड़ रहे थे। तुम्हारे मजाक समझने के लिए थोड़ा कम उम्र है, ये तो तुम समझ क्यों नहीं रही सना? छोटी है, कम उम्र है तो क्या हुआ? आतिफ, ये मैरिड तो है ना? हाँ, पर ये अभी छोटी सी है। जल्दी शादी हो जाने से क्या होता है? इनकी मासूमियत तो देखो। आतिफ नहीं चाहता था सना हिना को आयशा और असीम के सामने इस तरह का कुछ कहे। मुझसे छोटी है मैं जानती हूँ, पर तुम्हें मैं बूढ़ी ही लगती हूँ। सना ने तुनक कर आतिफ को मुंह चुराया और असीम को हंसी आ गई। सही बात है, पहली बार तुमने सही बात की है। अब आतिफ ने भी उसी अंदाज में शरारत से हंसकर कहा। आतिफ, सना उस पर चिल्ला उठी। तुम्ही ने तो बोला ना, तुम्हें बातें बताऊंगी, ठीक है? हिना जाओ, तुम चाय ले आओ। इनकी शरारतें चुप चलती ही रहेंगी। ऐसा जो कब से सना और आतिफ की नोक झोंक के मजे ले रही थी, उन्होंने हिना से कहा। जी मम्मी, अभी लाई। वैसे आतिफ भाई, आप आ रहे थे तो अरमान को भी ले आते और मजा आता। हिना जाते जाते यूं ही बोली थी जब सना की बात पर उसके कदम थम गए। अब हिना ये हर वक्त उसे ही अपने पीछे लगाए रखे। क्या आतिफ पर कुछ मेरा भी हक बनता है? इसका कुछ टाइम मेरा भी है। हमेशा अरमान इसके साथ हो, ये जरूरी तो नहीं? सना की बात पीछे से सुनकर हिना एकदम से पलटी थी। उसने एक नजर सना को देखा, फिर सामने बैठे आतिफ, असीम और आयशा को, जिनके चेहरे के रंग फीके पड़े हुए थे सना की बातों से। नहीं भाभी, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। हिना जैसी सफाई देने लगी जब सना ने उसे अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। बुरा मत मानना हिना, लेकिन आतिफ अरमान का बाप नहीं, पर फिर भी इतना तो करता है। उसके लिए ये क्या कम है? कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने भतीजे के लिए अपनी होने वाली बीवी से झगड़ जाए? पर आतिफ, सना बस करो, क्या कर रही हो? उन्होंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? आतिफ ने सना की बात काटते हुए नजरों के इशारे से उसको असीम और आयशा की मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिस पर वो चुप तो हो गई, लेकिन घूर आतिफ और हिना को ही रही थी। शाम को फलक अरमान को लेकर आतिफ के साथ अपने एक कॉलेज फ्रेंड की शादी में आई हुई थी। पूरे घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आतिफ भी शादी में शामिल अपने कॉलेज फ्रेंड से सालों बाद मिल रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ ही एक तरफ खड़ा हंसते हुए बातें कर रहा था, जबकि अरमान वहीं थोड़ी दूर पर बच्चों के साथ खेल रहा था। आतिफ आज इसलिए तो फलक को इस शादी में लाया था क्योंकि यहाँ उन दोनों के ही कॉलेज के आधे से ज़्यादा दोस्त आए हुए थे, और आतिफ का मेन मकसद था कि फलक सबसे मिले ताकि उसका मन बहल जाए। फलक अपने सभी दोस्तों से घिरी हंसती हुई बातें कर रही थी। जो दूर खड़े आतिफ ने देखा तो उसे भी खुशी हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शादी में आकर उन्होंने गलती भी कर दी। फलक की दोस्त को मेहंदी लग रही थी और सभी लड़कियां ढोलक की धुन पर थिरक रही थी और कुछ हाथों में मेहंदी सजा रही थी। जब उस पीले कपड़ों में सजी दुल्हन लड़की ने अपनी हथेली फलक के सामने कर दी, ये कहकर कि वो कॉलेज में सबसे अच्छी मेहंदी लगाती थी, इसलिए आज उसकी शादी पर उसे मेहंदी फलक लगाएगी। फलक ने जैसे ही दुल्हन के हाथ को थाम कर अपने दूसरे हाथ से मेहंदी का कोन उस पर रखा कि एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत ने आकर अचानक फलक का हाथ पकड़ लिया और उसे उस दुल्हन से जैसे दूर झटक दिया। और उनके पीछे खड़ा एक लड़का उमेर फलक पर तंजिया हंस रहा था। फलक अभी अपनी उस दुल्हन दोस्त को मेहंदी लगाने ही वाली थी कि एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत ने फलक का हाथ पकड़ा और उसे उस दुल्हन से दूर कर दिया, और फलक के बजाय वो दुल्हन की माँ को डांटने लगी। अरे तुझे तो पता होना चाहिए, कम से कम तेरी बेटी को नहीं पता है नई नई शादी हो रही हो इसकी, और ऐसा अपशकुन करवा रही हो। अरे क्या हो गया अम्मा? दुल्हन की माँ ने पूछा तो वो औरत और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। तुझे नहीं पता, तू अपनी बेटी की जिंदगी जहन्नुम कर देती। अरे अभी तो इसके हाथों में मेहंदी भी नहीं लगी है, और तू एक ऐसी लड़की से इसके हथेलियों पर मेहंदी का रंग सजवाने जा रही है जो खुद बेवा है। मेहंदी का रंग इसके हाथों से हमेशा के लिए छूट चुका है। उन बूढ़ी बुजुर्ग के हाथ से निकली बात फलक जैसे अंदर तक कँपा गई और उसके हाथ से मेहंदी का कोन छूटकर गिर गया। अम्मा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पागल है तू। अरे देखो लड़की, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, लेकिन फिर भी तुम्हें समझना चाहिए। तुम एक बेवा हो, और तुम्हारे हाथों से अगर इस नई नवेली दुल्हन को मेहंदी लगी तो कितना बड़ा अपशकुन होगा, ये तुम खुद समझ सकती हो। अब वो बुजुर्ग सामने बैठी फलक को अपनी घूरती गुस्से नजरों से जैसे डांटने लगी थी। दूर खड़े आतिफ ने जब अपने दोस्तों पर से नजर हटाकर उधर देखा जहां सबका जमावड़ा लगा हुआ था, फलक को इस तरह सबके सामने दोषी बना देखकर आतिफ को कुछ अंदेशा हुआ और वो जल्दी जल्दी उधर ही चला आया।
अब माहौल में खुशमिजाजी की जगह थोड़ी सी गर्मा गर्मी उतर गई थी। ढोलक बजना बंद हो गई और सभी लड़कियां जो खिलखिलाकर हंस रही थी, सबकी हंसी रुक गई थी। वही फलक आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खड़ी थी। अब उन बुजुर्ग की ही तरह वहां पर मौजूद और भी कई सारी औरतें आपस में फलक के बारे में बातें करने लगी। क्या हुआ? आतिफ से रहा नहीं गया तो वो फलक के पास आकर सबकी तरफ देखते हुए बोला, फलक तुम ठीक हो? क्या बात है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस मैं तुम्हारी भाभी को ये समझा रही थी कि इतना हर फंक्शन में हिस्सा लेने की क्या जरूरत। अरे भाई, इसकी दोस्त नई नई दुल्हन बन रही है, तुम्हारी भाभी का साया इस नवेली दुल्हन पर पड़ा तो बेचारी की जिंदगी भी नरक हो जाएगी कि नहीं। अब उन बुजुर्ग औरत ने आतिफ को बड़े ही प्यार से समझाते हुए फलक को जलील किया तो आतिफ की मुट्ठियां कस गईं। पर वो कुछ बोलता कि उसने फलक की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी, बिना कुछ बोले, जैसे कि सच में दुनिया की सबसे बड़ी मुजरिम हो और वो बेवा नहीं हुई है, बल्कि खुद ही अपने शौहर को मारकर खुश है। फलक को खामोशी से आंसू बहाते हुए देख आतिफ को जाने क्यों उल्टा फलक पर ही गुस्सा आ गया और वो बिना कुछ बोले वहां से दूर जाकर खड़ा हो गया और सब कुछ अपनी आंखों से देखने लगा। आतिफ का यूं वहां से हट जाना, फलक ने भी हैरत से एक नजर उसको देखा तो देखती ही रहेगी, क्योंकि उसे आतिफ से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इस हाल में अकेला छोड़ देगा। अरमान दौड़ते हुए आकर फलक से लिपट गया। उसे दहशत सी हो रही थी कि सबको इस तरह अपनी माँ को घूरता पाकर। मैं तो पहले ही कह रही थी इस लड़की को कि शादी में अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करना, बस फलक को छोड़कर। पर नहीं, बताओ, भला जरूरी था क्या इसको शादी में बुलाना? दुल्हन लड़की की माँ ने अपनी बेटी को डांटना शुरू कर दिया। मैंने कितनी बार तुझसे कहा था ना कि ऐसा मत करना, और बुलाया तो ठीक है, ये इसके हाथ से मेहंदी लगवा रही थी। पागल कहेगी, इसे अपना ख्याल नहीं आया, एक और दूसरी औरत ने कहा। अब वहां खड़ी एक के बाद एक औरतें फलक के बारे में कुछ न कुछ बोले जा रही थी, जबकि फलक बस चुपचाप सर झुकाए खड़ी सब सुन रही थी। जब फलक के ही कॉलेज का एक लड़का उमेर, जो उस दुल्हन लड़की का कजिन था, वो काफी देर तक सब देखता रहा, फिर जल्दी जल्दी फलक की तरफ आया और उसका हाथ पकड़ लिया। ओ गॉड, बस कीजिए आप लोग, और कितना जलील करेंगे आप सब इसे? अरे भाई, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है, मैं नहीं सुन सकता इसके बारे में कुछ भी। उमेर ने फलक का हाथ पकड़ा तो आतिफ के तन बदन में आग लग गई, लेकिन वो अभी भी चुपचाप दूर खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। अरे उमेर बेटा, हम इसे कहाँ कुछ कह रहे हैं, बस इससे दूर रहने को बोल रहे हैं। इससे ज्यादा शादी की रस्मों में पढ़ने की क्या जरूरत? खासकर तेरी बहन के करीब तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कौन सा सुहागन है जो किसी सुहागन बनने जा रही लड़की की। इस बार एक दूसरी औरत ने बड़ी ही चाव से नाराजगी में कहा, बेवा है तो क्या, कितनी खूबसूरत भी तो है, आप लोगों को ये दिखाई नहीं देता क्या? उमेर ने एक प्रेम भरी मुस्कान से फलक को देखा तो फलक गुस्से में तप गई, क्योंकि उमेर वही लड़का था जो कॉलेज टाइम से ही उसका पीछा करता था और हमेशा उसे परेशान किया करता था। कभी छेड़ता, मजाक करता तो कभी प्रपोज करता। पलक को बेहद बुरा लगता था और एक बार आतिफ ने कॉलेज में उमेर को थप्पड़ भी मारा था उसकी इन हरकतों की वजह से। और आज फिर जब उमेर ने उसका हाथ पकड़ा तो फलक आतिफ को उम्मीद की नजरों से निहारती हुई उमेर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन ना तो उमेर ने उसका हाथ छोड़ा और ना ही इस बार आतिफ आगे आया। उमेर, छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? फलक भर्राई आवाज पर गुस्से से बोली। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अरे वाह फलक, तुम में तो अभी भी वही अकड़ है यार जो कॉलेज टाइम में थी। तुम्हें पता है, मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हें ही देख रहा हूँ, और तुमने मजाल है जो मुझ पर एक नजर उठाई हो। उमेर ने शैतानियत से हंसते हुए उसके कान में धीरे से सरगोशी की तो वो सहम गई। क्या चाहते हो तुम? यहाँ सारे लोग तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहे हैं तो सोचा मैं भी थोड़ा हिस्सा ले लूं, क्योंकि कॉलेज टाइम में तुमने भी मुझे जलील किया था। मैं तो तुमसे बस शादी ही करना चाहता था ना। मेरा हाथ छोड़ो प्लीज उमेर, सब देख रहे हैं तो देखने दो, सबको पता चले कि तुम बेवा होने के साथ साथ एक बदचलन भी हो। पलक बेचारगी से गिड़गिड़ाई थी तो उमेर उसके कान में सरगोशी से बोला, अरे उमेर बेटा, जाने दो इसे, हमें शादी की रस्में भी शुरू करनी है। भाई इसे यहाँ से दूर करो, ये दूर बैठकर देखती रहे बस। एक औरत ने कहा तो उमेर उसकी तरफ देखते हुए बैंक से मुस्कुराया, फिर फलक का हाथ और कसते हुए अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। क्या कहती हो फलक? प्लीज उमेर, मुझे जाने दो।
फलक उमेर के हाथों से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती रही और आतिफ की तरफ बार बार देखे जा रही थी कि उसकी तरफ नहीं देख रहा था। डियर आंटी एंड सभी लेडीज, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि फलक बेवा नहीं है। क्या हुआ, इसका शौहर मर गया, मैं थाम लूंगा ना इसका हाथ। उमेर ने सभी औरतों की तरफ देखते हुए फलक की एक दुखती रग पर हाथ रखा। शादी में शामिल सभी मेहमान उमेर और फलक को देख रहे थे, जबकि फलक जैसे नजरें नहीं उठा पा रही थी। उसे सबके सामने इतनी जिल्लत जो महसूस हो रही थी, और सबसे ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था आतिफ पर, जो खामोश खड़ा था। छोड़ो मेरी मम्मा को। अरमान ने उमेर के हाथ में दांत काट लिया तो उमेर दर्द की शिद्दत से खिलखिलाकर हंस दिया। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मा को ही तो जीवन दान देना चाहता हूँ, मुझे दांत मत काटो, मैं तुम्हारा होने वाला फादर हूँ। नहीं, बस छोड़ो मेरी मम्मा को, मैं आपको बहुत मारूंगा। फलक तुम्हारा बेटा तो काफी बगावती तेवर वाला है। अरे उमेर अरमान के सर पर हाथ फेरते हुए तंज से हंसा। उमेर क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, मेरा तमाशा मत बनाओ प्लीज। फलक रोई जा रही थी और उमेर से जैसे भीख मांग रही हूँ, जबकि उमेर को मजा आ रहा था। तुम्हारा तमाशा नहीं बना रहा फलक, मैं तुम्हें तब भी हासिल करना चाहता था और आज भी तुम्हें पाने की तमन्ना है मुझे। नहीं, ये कभी नहीं होगा। और ऐसे कैसे नहीं होगा? उमेर हाथ छोड़ो मेरा। फलक, मैंने सबके सामने तुम्हारा हाथ थामा है और आज अभी मैं तुमसे निकाह भी कर सकता हूँ। मत बोलो कि मैं क्या चीज हूँ और यहाँ तुम्हारी इस वक्त क्या वैल्यू है। कैसे सब तुम्हें तंज से घूर रहे हैं मेरी जान। उमेर ने एक बार फिर से फलक के कानों में धीरे से कहा और वहां मौजूद सबकी तरफ मुखातिब होते हुए बोला, देखिए मैं फलक की तरफ से माफी मांगता हूँ जो इसने आपका मेहंदी का फंक्शन खराब किया, पर अब मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। और इससे पहले क्या मैं अपनी दुल्हन को अपना बना सकता हूँ? मैं अगर अपनी कजिन की शादी में फलक से निकाह करना चाहूँ तो आप लोगों को ऐतराज तो नहीं होगा? उमेर ने व्यंग में एक शैतान हंसी हंसते हुए कहा तो सब उसे चुपचाप देखते रह गए। उमेर प्लीज ऐसा मत करो। पलक धीरे से बुदबुदाई पर उमेर उसे इग्नोर किए बोलता रहा, अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं यहाँ बस फलक से निकाह करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? उमेर ने इस बार उस दुल्हन लड़की की माँ से पूछा। देखिए आंटी, ये बेवा है, लेकिन मेरा जब इससे निकाह हो जाएगा तो ये भी, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बस फलक की शादी बिना इसकी मर्जी के कहीं और करवा दी गई थी। ऐसा है क्या उमेर? और क्या आंटी, देखिए ना, एक कैसी चुप है, मतलब मैं सच कह रहा हूँ। उमेर, ये तो अच्छी बात है बेटा, किसी लड़की का घर बस जाए। तुम तो बहुत दिलवाले हो जो एक बेवा लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो। भला ऐसा कौन लड़का कर सकता है? एक बुजुर्ग औरत ने उमेर के सर पर हाथ रखते हुए काफी मोहब्बत से कहा, जबकि उमेर के चेहरे पर अभी भी वही शैतानियत सी हंसी थी। इस बार उमेर दूर खड़े आतिफ की तरफ देखने लगा और फलक के हाथ को मरोड़ते हुए तंजिया मुस्कुराहट से बोला, तुम बहुत प्यार करती थी ना इससे कॉलेज टाइम में, और अब देखो आज कैसे चुपचाप खड़ा है। उमेर के तंज पर फलक आंसू से डबडबाई पलकों से आतिफ को देखने लगी। इसने पहले तो तुम पर जुल्म किया फलक, जो अपने आप को बचाकर तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाई, और ऐसा भाई जो 2-3 साल में ही अल्लाह को प्यारा हो गया। और आज भी देखो कैसे चुपचाप खड़ा है। जहाँ लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं वहां ये भी तुम्हारा तमाशा देख रहा है। क्या फलक यार, तुम ऐसे लड़के से प्यार करती थी? मुझे तो तुम्हारी पसंद मजाक लगती है। उमेर ने हंसते हुए कहा और फलक रोती रही। आतिफ अभी भी शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उमेर कमीने कहीं के, छोड़ो मुझे। फलक ने इस बार अपना हाथ काफी तेज से झटका कि उमेर के हाथों से उसकी कलाई छूट गई और वो रुआसी सी आतिफ की तरफ देखने लगी। आतिफ, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसे कैसे हो गए? कैसे? तुम वही हो ना जो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हो, मेरे लिए दुनिया से जहां तक अपनों से भी लड़ जाते हो। और आज फलक रोते हुए धीरे धीरे लाचार और बेबसी से आतिफ की तरफ बढ़ने लगी थी, जब उमेर ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अरे अरे मेरी होने वाली दुल्हन, कहाँ जा रही हो? चुप रहो तुम एक बेबस लड़की का फायदा उठाकर बोल रहे हो, अपना कर एहसान करना चाहते हो। फलक उमेर को गुस्से में झटकती हुई वापस आतिफ की तरफ देखने लगी, पर उसकी तरफ जा नहीं सकी थी क्योंकि उमेर ने उसका हाथ थाम रखा था। छोड़ो मुझे। नहीं आतिफ, प्लीज मेरी मदद करो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? एक तुम ही तो हो जो मेरे साथ होते हो, हमेशा मेरे लिए खड़े होते हो। आतिफ,
आज तुम ऐसे कैसे मेरी तरफ से बेजार हो गए? प्लीज मेरी तरफ देखो, मुझे ऐसे अकेला मत करो। फलक ने रोते हुए कहा तो आतिफ इस बार गुस्से में उसके सामने आकर खड़ा होगा। क्यों आऊं मैं तुम्हारे लिए? ये क्यों लड़ूं मैं किसी से? बोलो फलक। वाई, तुम क्या कमजोर हो किसी से? लड़कियां कमजोर तो नहीं, उनका नाजुक होना ही उनकी ताकत है, जो लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं। और एक तुम हो कि अपनी अना की हिफाजत में भी कुछ नहीं कर सकती। पलक, जब तक तुम खुद अपने लिए लड़ना नहीं सीखोगी, मैं क्या कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा कोई किसी के साथ तो नहीं हो सकता है ना। आतिफ झल्लाया हुआ सा फलक को डांटते हुए अपना एक एक लफ्ज बड़ी ही दृढ़ता से बोल रहा था, जबकि फलक आतिफ के यूं गुस्से में चीखने पर डर से उछल गई। आतिफ, आतिफ तुम्हारे साथ है फलक, हमेशा। पर तुम खुद मुकाबला। मैं हमेशा तो रहूंगा नहीं तुम्हारे पास। ये सब तुम्हें अकेले करना है फलक। लड़ो। बात तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आई है, और सेल्फ डिफेंस में तो लड़कियां किसी की जान भी तो ले ले। फिर तुम चुपचाप कैसे दूसरे से उम्मीद कर रही हो कि वो तुम्हें बचाए? वाई? आतिफ बोल रहा था और उसका हर एक लफ्ज फलक के दिल में उतरता चला गया। सची तो कह रहा था आतिफ, कब तक कोई उसके लिए लड़ेगा? उसे अपनी हिफाजत खुद करनी है। फलक ने एक झटके में उमेर से अपना हाथ छुड़ाया, और इससे पहले उमेर कुछ समझ पाता, फलक ने एक खींचकर थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। ब्लडी इडियट, आइंदा मुझे छूने की गलती मत कर देना। जान ले लूंगी मैं तुम्हारा, मुंह तोड़ दूंगी। कमजोर नहीं हूं मैं। फलक ने उमेर के बाद वहां खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा। और आप लोग? मेरा शौहर नहीं रहा तो क्या मुझे जीने का भी हक नहीं है? मैं बेवा हूं? मैंने बोला था कि मैं बेवा हो जाऊं, या फिर मैंने अपने शौहर को कत्ल किया? मुझे अच्छा लगता है। फलक ने उन सबको गुस्से में घूरा, और उसकी बातों पर वहां मौजूद हर एक शख्स ने अपना सर झुका लिया। कितनी घटिया सोच है आप लोगों की। यहाँ ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, और आप लोग बोलते हैं कि मुझ पे एहसान कर रहा है, मुझ बेवा से निकाह करके। मैं कोई रास्ते की गिरी पड़ी चीज हूँ क्या? एक इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। बेवा होना इतना बड़ा तो जुर्म नहीं। शाबाश फलक, अब हूं मैं तुम्हारे साथ, जब तुम खुद के साथ हो तो। आतिफ फक्र से मारे खुशी में ताली बजाते हुए फलक के पास आकर खड़ा हो गया। फलक, जब तुम अपने लिए स्टैंड लोगी तो तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, नहीं तो मुझसे उम्मीद मत रखना। यू शट अप आतिफ, लिसन टू मी फलक। सुनो यार, मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से पसंद करता हूँ, और आज इतने दिनों बाद जब तुम मेरे सामने हो तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्लीज विल यू मैरी मी? उमेर ने फिर से पलक का हाथ पकड़ लिया, और इससे पहले पलक कुछ रिएक्ट करती, आतिफ ने फौरन उमेर के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और गिरेबान पकड़े उसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश करने लगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई फलक को छूने की? आतिफ ने मार मार कर उमेर के मुंह से खून निकाल लिया था, फिर उसे दूर झटक कर फेंक दिया, और फलक का हाथ पकड़ते हुए काफी दृढ़ता से बोला, मैंने शायद तुझे बताया नहीं, तो आज जान ले उमेर, मैं करूंगा फलक से निकाह, और ये मेरी होने वाली वाइफ है। सुन रहा है तू? फलक बहुत जल्द आतिफ की दुल्हन बनने वाली है, मेरी लाइफ का हिस्सा, जिसे कोई छूना तो दूर, अगर देखेगा भी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। आतिफ तुम क्या? और आप लोग? फलक ने हैरत और बेबसी से कुछ बोलना चाहा, जब आतिफ ने उसकी बात काटते हुए हाथ थाम लिया और उसी मजबूत लहजे में बोलता रहा, आप सब लोगों को भी बता दूं, मैं बहुत जल्द फलक से शादी करने वाला हूँ, और आप सबको इनवाइट करूंगा, आइएगा जरूर हमें शादी की दुआएं देने। आतिफ काफी इत्मीनान से बिना किसी रिएक्शन में बोल रहा था, जबकि फलक एकदम उसका चेहरा निहारती रह गई। आतिफ क्या बोल रहे हो? प्लीज चुप हो जाओ। चुप रहो, इट्स ट्रू। आतिफ फलक को 2 पल यूं ही देखता रहा, फिर उसका हाथ थामे उसने अपने दूसरे हाथ से अरमान को गोद में उठाया और वहां से चला गया। सब उन्हें बस देखते ही रह गए, उमेर भी। आतिफ, तुम ये क्या बकवास करके आए हो वहां पर लोगों के सामने? फलक ने गाड़ी में बैठे आतिफ की तरफ देख कर पूछा, जो बड़े ही इत्मीनान में से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्यों? कैसी बकवास? ज्यादा बनो मत। मैंने क्या किया? ये जो तुम वहां बोलकर आए हो वो सब क्या था? यही सच है फलक। आतिफ प्लीज, फलक प्लीज, तुम अब कुछ नहीं बोलोगी। मैंने जो भी बोला है वो सच है, और मैं ये करके रहूंगा। बस अब बहुत हुआ। ना तो मैं इससे ज्यादा छुपा सकता हूँ, और ना ही तुम्हें कुछ बताने के लिए मेरे पास लफ्ज है। आतिफ एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोला और चुपचाप ड्राइव करने लगा, जबकि फलक की भी अब कुछ सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई आतिफ से।
ये तो अच्छी बात है असीम। जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उसी दिन तुम्हारी वाइफ का भी बर्थडे होता है। कोइंसिडेंस, राइट। आंसू तभी तो वो हमारे रिश्ते में आग लगाने आई थी कि तुमने उसे तो बर्थडे विश भी नहीं किया और मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट भी लेकर आए। वो शायद चल गई होगी। इवा बगैर सांस लिए चहकती हुई बोलती जा रही थी, जबकि असीम उस वक्त उसके साथ गार्डन में बैठा कहीं और ही खोया हुआ था, किसी और ही ख्यालों में। तो क्या है आगे फलक की जिंदगी और आतिफ की लाइफ के ट्विस्ट का, ये हम आगे जानेंगे। असीम बदल रहा है या है वो कंफ्यूज और गिल्ट में, या फिर कुछ और। जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।